मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो बुरी तरह फेल हुई। सभी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, जैसे कि फैक्ट चेकर्स, आर्ट डायरेक्टर इत्यादि। ये सुनकर आपको क्या लगता है कि सभी एड कैंपेन्स सक्सेसफुल रहते होंगे? लेकिन इंसानों से भूल तो होती है और कभी कभी इंसान काफी मंद काम कर सकते हैं, जैसा कि इन उदाहरणों में दिखाया गया है। कभी कभी बड़ी स्ट्रेटजीज भी मात खा जाती हैं और अच्छे से अच्छी कंपनियों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 10, स्नैपल स्टिकी सिचुएशन। जून 2005 में स्नैपल ने अपने नए प्रोडक्ट कीवी स्ट्रॉबेरी ऑन आइस उसकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक हद से बड़े तरीके को आजमाया। स्नैपल ने मौजूदा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक बहुत बड़े पॉप्सिकल का निर्माण किया, जिसका वजन था 17.5 टन। इस स्वादिष्ट कैंडी को न्यू जर्सी में बनाया गया और इसे न्यूयॉर्क तक 15 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर फ्रीजर ट्रक में ले जाया गया। फिर इस पॉप्सिकल को ईस्ट 17 स्ट्रीट मैनहट्टन में क्रेन की मदद से लटकाया गया। हालांकि इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कमी रह गई और पॉप्सिकल पिघल गई, और इसका मतलब ये कि क्रेन के पॉप्सिकल को उठाते ही रास्ते पर हर तरफ चिपचिपा लिक्विड फैल गया और अगल बगल से गुजर रहे लोग फिसल कर गिरने लगे। यही नहीं, सूर्य की रोशनी में ये लिक्विड और भी ज्यादा चिपचिपा होता जा रहा था। इस हादसे के लिए अथॉरिटीज को साफ सफाई के लिए बुलाया गया और स्नैपल को इसके लिए हर्जाना भी भरना पड़ा। स्नैपल को कभी पता ही नहीं चला कि पॉप्सिकल कड़क क्यों नहीं हो रही। हो सकता है कि इनिशियल फ्रीजिंग ठीक से ना हुई हो या फिर सूरज ने अपना जादू दिखा दिया हो। और इनको साथ मिला एक मार्केटिंग टीम का जिनके पास दिमाग से ज्यादा पैसे थे। नंबर 9, आउट विद दी ओल्ड्स मोबाइल। 1988 में जनरल मोटर्स द्वारा निर्मित एक अमेरिकी कार ब्रांड ने अपने ओल्ड्स मोबाइल नाम में से ओल्ड को हटा दिया, ये प्रूव करने के लिए कि अब वे ज्यादा कूल हैं। ब्रांड की काया बदलना फायदेमंद होता है, लेकिन इसके लिए नए मार्केट को समझना भी उतना ही जरूरी है। दुर्भाग्यवश इस कंपनी ने स्लोगन चूज करने में भूल कर दी। स्लोगन का कहना था, ये आपके पिता की ओल्ड्स मोबाइल नहीं है। इसके साथ साथ कुछ युवाओं को एड में जिंगल्स गाता दर्शाया गया ताकि युवा पीढ़ी को आकर्षित किया जा सके, लेकिन उनका ये मिशन बुरी तरह से विफल रहा, क्योंकि कार में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए गए थे। हालांकि युवा पीढ़ी तो आकर्षित नहीं हुई और जो लॉयल कस्टमर्स थे वे भी हाथ से गए, इस डर से कि जिस कार को आज तक इस्तेमाल करते आए हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव लाए गए हैं और आने वाले दशकों में ओल्ड्स मोबाइल ट्रेंड से बाहर हो गई। क्या बात है, ओल्ड्स मोबाइल एक झटके में दोनों ही मार्केट को हाथ से गवा दिया। नंबर 8, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, यानी कि बार बार उड़ान लेने वाले। 1980 के दशक में एयरलाइनों को नए नियमों, कड़ी स्पर्धा और एयरलाइन व्यवसाय के बदलते चेहरे से कड़ी टक्कर मिली। लोगों का ध्यान आकर्षित करके प्रॉफिट बनाने के चक्कर में अमेरिकन एयरलाइंस ने अनलिमिटेड पास की घोषणा कर दी। इसमें सिर्फ $2.5 लाख में ट्रेवलर्स को जीवन भर के लिए फ्री ट्रेवलिंग का पास दे दिया। इससे पहले कि अमेरिकन एयरलाइंस को इस बात का एहसास होता, 28 लोगों ने इस डील का फायदा उठा लिया था और इसका एक्सेस इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था, जिसका अर्थ ये था $2.5 लाख की वन टाइम फी प्रॉफिटेबल नहीं थी। और हकीकत यही थी कि कंपनी ने नुकसान उठाना शुरू कर दिया। नुकसान के लिए बाकी लोगों की तुलना में ये दो लोग ज्यादा जिम्मेदार थे। इनका नाम था जैक्स वर्म और स्टीव रॉथस्टीन। इन दोनों के पास जुलाई 2008 तक एयरलाइंस के पासेस थे। अमेरिकन एयरलाइंस ने जो हर साल $1 मिलियन का प्रॉफिट करती थी, आज उनको इन दोनों पर हर साल $1 मिलियन का खर्चा हो रहा था। इनफैक्ट रॉथस्टीन तो बार बार अटलांटिक के लिए फ्लाइट लेते पाए गए ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खा पी कर एंजॉय कर सके। जल्द ही अमेरिकन एयरलाइंस अपने कस्टमर के पास से पब्लिकली पासेस वापस लेने लगी, जिसके कारण उन्हें महंगी लीगल प्रोसीडिंग्स का भी सामना करना पड़ा और साथ में उनकी रेपुटेशन भी दांव पर लग गई। आजकल इनके जो पास मिलते हैं वो सिर्फ डिस्काउंटेड रेट पर सफर करने में मदद करते हैं, ना कि दोस्तों के साथ पिज्जा चटकाने के लिए अनलिमिटेड फ्री ट्रिप मारने के लिए। इसी तरह से हूवर वैक्यूम्स ने भी साल 1992 में एक ऐसी ही मिस्टेक की थी, जिसमें उन्होंने प्रमोशन ऑफर में यूरोप की 2 फ्री टिकट सिर्फ €100 से ज्यादा की खरीदी पर दे दी। इसके लिए इन्होंने ट्रेवल एजेंट्स को भी काम पर लगाया था। पहले प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्स काफी अच्छे मिले और ये सब देखकर हूवर ने इसी स्कीम के तहत अब न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा तक की टिकट्स ऑफर करनी शुरू कर दी, जिसका मतलब कि अब उनके कस्टमर सस्ती चीजें खरीदकर €600 से ज्यादा के फ्लाइट्स का लुत्फ उठा सकते थे। इस प्रमोशन ने तो उम्मीद से बेहतर काम किया। और फिर क्या था, हूवर इतनी सारी टिकट्स के अरेंजमेंट नहीं कर पाई। कंपनी को फ्री फ्लाइट्स के पीछे 50 मिलियन खर्चे पर बदले में सेल्स में सिर्फ 30 मिलियन मिले और इनफैक्ट मार्केटिंग खर्चे में उन्हें €7 मिलियन और जोड़ने पड़े। उनके फेमस प्रोडक्ट्स की तरह उनकी मार्केटिंग टीम भी अपनी कंपनी को डुबोती रही। नंबर 7, अंतर खोजिए। IKEA कंपनी की फ्रेंचाइजी दुनिया में हर तरफ है, पर कुछ देशों के अप्रोच इन मेगा स्टोर से अलग हैं। सऊदी अरब के IKEA पर आइडेंटिकल कैटलॉग छापने के लिए अक्टूबर 2012 में मुकदमा दर्ज किया गया। इन दोनों कैटलॉग्स में फर्क बस इतना था कि औरतों को हटा दिया गया था। वैसे भी सऊदी अरब में महिलाओं की विशेषता वाले विज्ञापन दुर्लभ हैं। कल्चरल स्टैंडर्ड्स के कारण स्टारबक्स ने भी अपना लोगो मरमेड से एक ताज में परिवर्तित कर दिया था ताकि वो यहाँ सरवाइव कर सके।
पता नहीं ये पॉलिटिकली सही है या नहीं, लेकिन IKEA जो कि स्वीडन जैसे प्रगतिशील देश की कंपनी है, शायद इस कंपनी पर अपने बिजनेस को विमेन्स राइट के आगे प्रायोरिटी देने के लिए मुकदमा किया गया, या यूं कहें कि सऊदी अरब में महिलाएं रहती नहीं है। अब एक कैटलॉग झूठ थोड़ी ना बोलेगा। नंबर 6, हथियारों का लोगों में वितरण। अमेरिका और कनाडा में बहुत सी जगहों पर ब्रास नकल्स को अवैध माना जाता है। इसकी जगह पर लोगों को पुराने ढंग से पंच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शायद इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने साल 2009 का ये मेमो मिस कर दिया होगा, जब उनके गॉडफादर 2 वीडियो गेम के लिए उनके शिपमेंट पर उंगलियां उठाई गईं। ऑफ कोर्स इस पैकिंग में और कुछ नहीं बल्कि ब्रास नकल्स के शाइनी सेट्स थे, पर जब तक उन्हें एहसास होता कि उन्होंने क्राइम कमिट किया है और सारे नकल्स वे वापस मंगवाते, पब्लिक उनसे गुस्सा हो चुकी थी, खास करके भड़की हुई माताएं। बस फिर माताओं के मन में वीडियो गेम के प्रति धारणा बन गई कि वे हिंसात्मक होती हैं। सौभाग्य से EA पर किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन EA यकीनन गेमिंग के फील्ड में डिजास्टर का गॉडफादर बन गया था। नंबर 5, स्मूथ पर एक्सप्लोसिव फ्लेवर के साथ। कभी कभी ट्रेजर हंट गेम खेलने में बहुत मजा आता है ना? जब आपको पता चले कि क्लूज अज्ञात जगहों पर ब्रीफ केसेस में छिपे हैं, तब अथॉरिटीज कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। साल 2014 में कोर्स लाइट कनाडा ने टोरंटो में स्कैवेंजर हंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसका नाम था सर्च एंड रेस्क्यू। इस मजेदार फन इन द सन थीम हंट गेम, जिसे पब्लिसिटी स्टंट के लिए खेला जा रहा था, तकरीबन 880 सूटकेसेस में छिपाया गया था और क्लूज हर रोज ट्विटर पर मैप में अपलोड किया करते थे। ये हंट गेम काफी अच्छे से खेली जा रही थी तब तक जब तक एक बॉम्ब स्क्वाड वालों को इस सूटकेस पर ध्यान नहीं पड़ा था। इस सूटकेस के रंग रूप को लेकर उन्हें शंका हुई, जिसके कारण सैकड़ों लोगों को परेशानी हुई और वो आक्रोशित हो गए। इसके लिए कोर्स लाइट कनाडा ने एक सार्वजनिक माफी जारी की, लेकिन कई कैनेडियंस को तकलीफ पहुंची और उन्होंने ब्रांड को त्याग दिया। नंबर 4, माइल्ड रिफ्रेशमेंट एक बुरे स्वाद के साथ। 1971 में कोक ने दुनिया को प्रेम और सद्भाव के साथ गाना गाकर एकजुट किया। सभी एकजुट हुए, गाना गाया, यूनिटी और एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। साल 2017 में भी पेप्सी ने इस प्रिंसिपल को फॉलो करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने मॉडल कैंडल जेनर को प्रदर्शनकारियों के बीच मार्च करता दिखाया, ताकि वो एकजुटता के सिद्धांत को पुनर्जीवित कर सके, और जिसके लिए उन्होंने पुलिस अफसर को पेप्सी दी। और जैसे ही ये एड ऑन एयर हुई, लोगों का गुस्सा पेप्सी पर उमड़ पड़ा। ब्लैक लाइव्स मैटर, #MeToo आंदोलन और विपत्तिपूर्ण सामाजिक अशांति के मद्देनजर लगभग हर कोई इस बात से नाराज था कि पेप्सी एक सुंदर अमीर घाटी की लड़की के लिए गंभीर सामाजिक मुद्दों को इस तरह के स्वर में छिपा सकती है। किसे पता था कि एक लड़की के कारण इतने सारे सोशल इश्यूज खड़े हो जाएंगे। दुनिया भर में क्रोधित लोग आश्चर्यचकित थे कि क्या पेप्सी वास्तव में इतनी बेखबर हो सकती है, या फिर वे जानबूझकर लोगों को नाराज कर रहे हैं। अब तक पेप्सी को बहुत सारी कंप्लेंट्स आ चुकी थी और उन्होंने अपने ऐड को हटाकर माफी भी मांग ली थी। इस बीच जिन सामाजिक आंदोलनों को संदर्भित किया जा रहा था, उन्होंने किसी भी तरह से पेप्सी के सेल्स को इफेक्ट नहीं किया। नंबर 3, जल्दबाजी करना। साल 2016 में टेक्सास की मिरेकल मैट्रेस कंपनी ने ये सीखा कि गहन हास्य कॉमिक्स के लिए ही सबसे अच्छा है। इन्होंने नेशनल ट्रेजेडी से पैसे कमाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज की, जिसमें मैट्रेसेस के ट्विन टावर को बैकग्राउंड में दर्शाया गया था। इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली कहा गया था कि 9/11 को याद करने के लिए इस ट्विन टावर सेल से और बेहतर क्या हो सकता है। इस एड में 2 एम्प्लॉइज को इन ट्विन टावर्स पर गिरते हुए दिखाया गया था, ये कहते हुए कि भूलिएगा मत। इस एड ने सेल्स को बढ़ाने के बजाय कंपनी के सेल्स बिल्कुल बंद करवा दिए। भले ही उन्होंने इसके लिए माफी मांगी थी, उन्हें यकीनन अपने इस बिस्तर पर कूदने वाले आइडिया पर सो जाने की जरूरत थी। नंबर 2, पेप्सी का पॉइंट्स को लेकर पैनिक होना। 1996 में पेप्सी एक आइडिया के साथ आगे आई। हालांकि ये आइडिया ओरिजिनल नहीं था। इनफैक्ट ये एक तरीका था कस्टमर्स को अपनी तरफ लॉयल करने का। कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट खरीदकर पॉइंट्स अर्न कर सकते थे और सभी प्रोडक्ट्स को अलग अलग पॉइंट्स अलॉट किए गए थे। इन पॉइंट्स को इकट्ठा करने के बाद कस्टमर्स इन्हें रिडीम कर सकते थे। टी शर्ट या फिर सनग्लासेस या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट जिस पर पेप्सी का लोगो हो। 1996 के एक कमर्शियल में पेप्सी ने अनाउंस किया कि अगर कोई 7 मिलियन पॉइंट्स जमा करेगा तो उन्हें बदले में हरियर जेट मिलेगा। पेप्सी को लगा कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसे एक हरियर जेट चाहिए होगा, ना ही कोई इतने सारे पॉइंट्स कलेक्ट करेगा। आपने सही समझा। इस 21 वर्षीय युवा जॉन लियोनार्ड ने पेप्सी के इस ऑफर को आजमाना चाहा। एक बोतल में सिर्फ 1 पॉइंट ही मिलता था, तो ऐसा पॉसिबल था कि वो इतनी सारी बॉटल्स खरीद ले, पर इसके लिए उसे अपनी जेब से कुछ मिलियन डॉलर्स ढीले करने पड़ते। और तो और इतनी पेप्सी पीकर भी कोई डायबिटिक हो सकता था। इस लड़के ने ये डिस्कवर किया कि पेप्सी सिर्फ 10 सेंट्स में भी खरीदी जा सकती है और फाइटर जेट पाने का ये सबसे आसान तरीका था। लियोनार्ड ने इसे बेचने के भी प्लान्स बना रखे थे, क्योंकि इसकी कीमत कुछ मिलियन डॉलर्स तो थी और ये बात कोका कोला के लिए अंतिम खेल साबित हो सकता था। लियोनार्ड ने पेप्सी को 15 पॉइंट के लेबल सेंड किए और साथ ही एक $7,000 का चेक पेप्सी हेडक्वार्टर को भेजा हरियर जेट के लिए। पर पेप्सी ने इस ऑफर के लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये एड सिर्फ एक मजाक था और कुछ भी नहीं। पर बात कटघरे तक पहुंची और कानून ने भी पेप्सी का साथ देते हुए कहा कि कोई भी उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था कि कमर्शियल
कमर्शियल एक्चुअली में कस्टमर्स को एक हैरियर जेट की पेशकश करता है। यही नहीं, पेप्सी ने प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पर अपनी एड को भी बदला, जिसमें जेट को पाने के लिए अब 700 मिलियन पॉइंट्स की जरूरत थी। इस बड़े ब्लंडर को रिवील करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें लोग अपना मुंह छुपाना चाहते हैं और इन्हें मेंशन करना तो बनता है। सबसे पहले वे क्या सोच रहे थे का एक उत्कृष्ट मामला है। जी हाँ, मैं मार्क जुकरबर्ग के प्लूटो रिको के 2017 में विनाशकारी तूफान के बाद के आभासी वास्तविकता दौरे के बारे में बात कर रहा हूँ। इस गिमिक का उद्देश्य फेसबुक के 1.5 मिलियन राहत प्रयास और रेड क्रॉस के साथ काम करने की घोषणा करना था, लेकिन जुक कोई पीआर गुरु तो है नहीं। इसने अपने लाइव कार्यक्रम के दौरान मार्क को मुस्कुराते हुए और कुत्ते से खेलता हुआ दिखाया गया। यही नहीं, उन्होंने अपनी को होस्ट के साथ तालियां भी बजाईं। वहीं दूसरी तरफ उनके बैकग्राउंड में लोग इस आपदा से निपटने के लिए जूझ रहे थे। ऐसा लगता है कि मार्क की लोगों के प्रति सहानुभूति अब वास्तविक नहीं है। एक और एडवर्टाइजमेंट है जो बर्लिन के सबवे स्टेशन में मिली। ये जितनी कंट्रोवर्शियल थी उतनी ही पॉपुलर भी थी। अपने फोटोशॉप ट्रांसलेशन के कारण ये एडवर्टाइजमेंट जर्मन विज्ञापन टीम जंग वॉन मैट का काम है कि लोग सबवे ट्रैक के पास आएं। हालांकि इस एड के विवादों में रहने के बाद भी कंपनी को फायदा हुआ और उन्हें इस विज्ञापन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिली। यही कारण है कि मैं इसे बस मेंशन कर रहा हूं। फिर भी ये बता दूं कि ये किसी बुरे ट्रेन हादसे में भी बदल सकता था। नंबर 1, ग्लूटोनी की कीमत। अगर बुरी तरह से फेल होना है तो भूखे अमेरिकन को कम आंकना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। 2003 में रेड लॉबस्टर ने एक ऐसी ही भूल की थी। तभी इस कंपनी की प्रेसिडेंट एडना मॉरिस ने माना कि ऑल यू कैन ईट प्रमोशन रेड लॉबस्टर ब्रांड के लिए नया जीवन लाने का एक शानदार तरीका होगा। हालांकि काम के लिए वे दूसरे सस्ते ऑप्शंस भी चूज कर सकते थे, पर उन्होंने स्नो क्रैब के लेग्स को चुना। पर दुर्भाग्यवश 2003 में इन केकड़ों की कमी थी और ये काफी महंगी भी थे। पर पता नहीं उन्हें ये बात मालूम थी भी या नहीं, या फिर उन्हें क्रस्टेशियंस के कुछ प्रकार की गहरी जड़ से नफरत हो। एडना ने इस पॉलिसी के साथ पहले भी प्रॉफिट कमाए थे और उन्हें लगा कि इस साल भी उनका ये तरीका काम करेगा। केवल $22.99 की कीमत पर ग्राहक इन क्रैब्स का लुत्फ उठा सकते थे। पर अफसोस, एडना को इस बार ये एहसास नहीं हुआ कि उन्हें कितना बड़ा लॉस होने वाला था। एक एवरेज कस्टमर एक बार में आराम से 2 डजन क्रैब की टांगे खा सकता है, जिसका मतलब उनकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मात खा रही थी। इन क्रैब लेग्स को खाना काफी टाइम कंज्यूमिंग था। इसका मतलब रेस्टोरेंट ज्यादा देर तक अटके रहते थे। इस खबर को फैलते देर नहीं लगी और रेड लॉबस्टर के मालिक डार्डन के शेयर की कीमत 12% तक लुढ़क गई और साथ में स्नो क्रैब के दाम तो आसमान छू ही रहे थे। कुल मिलाकर ये प्रमोशन तो वाकई में एक बुरी बला थी। एडना जो कि इसकी जनक थी, उसे तो बेकारी के गहरे समंदर में गोता लगाने के लिए फेंक दिया गया। और वहीं रेड लॉबस्टर शायद मछलियों के बीच सोने ही वाला था। क्या इन ब्लंडर्स को देखकर आपका सिर चकरा रहा है या आपको भी ऐसी किसी मार्केटिंग गलती का सामना करना पड़ा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखने के लिए शुक्रिया।